नमस्कार। मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीटी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। और आज का ये जो वीडियो लेक्चर है, ये वीडियो लेक्चर बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, आज अपन इसके अंदर पाई सेक्शन फ़िल्टर के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बात करूँगा आपसे, और जीना डायोड की कुछ एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो वोल्टेज मल्टीप्लायर है वो क्या होते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले पाइप फिल्टर के लिए बात करते हैं। यहाँ जो आप डायग्राम एक देख रहे हो, ये एक तरह से पूर्ण तरंग दृष्टकारी का डायग्राम है। और इस पूर्ण तरंग दृष्टकारी के डायग्राम के आउटपुट पे अपन ने C1 C2 और L, C1 C2 संधारित्र हैं और L जो है प्रेरित कुंडली को शो करती है। इनको जो लगाया गया है वो इस तरह से लगाया गया है कि पाई की आकृति बनती है। अपन सब BS मैथ्स के स्टूडेंट हैं, इसलिए अपन जानते हैं कि पाई को किस तरह से बताया जाता है। और जो आउटपुट मिलता है अपने को पूर्ण तरंग दृष्टकारी से, उसको इनपुट बनाया जाता है इस पाई सेक्शन फिल्टर के लिए। और C1 C2 L जो है अपने अपने गुणों के कारण इसमें से AC को रिमूव करते हैं, स्पंदमान वोल्टेज को हटा देते हैं। और जो अपने को वोल्टेज आउटपुट में मिलती है, जिसको कि अपन लोड RL के ऊपर ऑब्टेन करते हैं अपन, उसको अपन पूरी तरह से EDC के रूप में प्राप्त करते हैं। और ये एक ऐसा फिल्टर है जिससे अधिकतम अपने को DC वोल्टेज या DC करंट मिलती है अपने पास। इसी के साथ एक और डायग्राम यहाँ अपने को साथ में आपको देखने को मिलेगा। और इस डायग्राम के अंदर अगर देखो आप, ये पूर्ण तरंग दृष्टकारी का डायग्राम है। और ये जो पूर्ण तरंग दृष्टकारी का जो डायग्राम है, इस डायग्राम में अपन ने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे के अंदर अपन बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये पूर्ण तरंग दृष्टकारी जो है चार्ज हो रही है और उसके बाद अपने पास ये डिस्चार्जिंग के अंदर अपने पास आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ छात्रों अपन ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर्स जो हैं ये चार्ज होंगे और फिर वापस डिस्चार्ज होंगे। अब इस फिल्टर के बारे में बात करें अपन कि एक्चुअली में देखा जाए तो ये फिल्टर दो तरह के फिल्टरों से मिलकर बना हुआ है और दोनों फिल्टर अपन ने पढ़ चुके हैं अपन। एक है पाव संधारित्र फिल्टर, जो ये C1 है। केवल अगर C1 को काम मिले तो वो अपन कहेंगे कि ये पाव संधारित्र फिल्टर की तरह काम करता है। और दूसरा कहलाता है L अनुभाग फिल्टर, L शेप के अंदर, जिसमें कैपिटल L और C2 काम में आती है। तो ये L सेक्शन फिल्टर, तो पाव संधारित्र फिल्टर और L अनुभाग फिल्टर दोनों मिलकर पाई सेक्शन फिल्टर बनाते हैं। इसलिए पाई सेक्शन फिल्टर के अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो अपन पढ़ चुके हैं, जो आप देख चुके हो पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर, उनको यहाँ पे अपन काम में लेंगे। यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि P पर जो वोल्टता का मान है वो स्पंदमान वोल्टता के सीकर मान EM तक पहले बढ़ता है, जिससे संधारित्र C1 का आवेशन जो है महत्तम कहाँ तक होता है, वोल्टता EM तक होता है। जब निर्गत वोल्टता EM से जैसे ही कम होती है तो ये संधारित्र का अनावेशन होना चाहिए, मतलब अनावेशन होने लग जाता है, मतलब डिस्चार्ज होने लग जाता है ये। और उस अवस्था में कैपिटल L व RL के माध्यम से ये डिस्चार्ज होता है और तब तक होता रहता है जब तक कि दूसरे डायोड द्वारा संधारित्र का आवेशन पुनः प्रारंभ न हो जाए। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहता है और आउटपुट जो वोल्टेज मिलती है अपने को, वो काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर, या अपन ये कहें कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर अपने को DC वोल्टता मिलती है। फूरियर प्रमेय के अनुसार अपन जानते हैं कि जो संधारित्र C1 से उत्पन्न ऊर्मी का वोल्टता है उसको अपन ER इजिकल टू कैपिटल ER अपॉन पाई साइन 2 ओमेगा टी या माइनस ER अपॉन 2 पाई साइन 4 ओमेगा टी समीकरण 1 के द्वारा बताते हैं, जहाँ पर छात्रों जो ओमेगा है वो कोणीय आवृत्ति है, इनपुट AC वोल्टेज कहलाती है। इसके बाद C1 की प्रेरित कुंडली में उच्च सनादि वाली धाराएं जो होती हैं वो नगण्य मानी जाती है, इसलिए अपन बाद आगे की राशियों को छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट टर्म अपन काम में लेते हैं, जिसको समीकरण 2 से बताया है। संधारित्र C2 में से बाहर आने वाली, या अपन ये कहें कि संधारित्र C2 में से बहने वाली जो ऊर्मी का धारा है उसको अपन IAC बोलेंगे। और इस IAC का मान ER अपॉन 2 मेगा L माइनस 1 अपॉन 2 मेगा C2 के द्वारा बताया जाएगा। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि 2 ओमेगा क्यों काम में लिया गया, तो अगर आप देखोगे समीकरण 1 के अंदर जो फूरियर प्रमेय के अनुसार मिलती है अपने को, साइन ओमेगा टी नहीं है, यहाँ क्या है, साइन 2 ओमेगा टी, जिसको अपन काम में ले लें। या समीकरण 2 की बात करें, उसमें भी अपने पास साइन 2 ओमेगा टी है, इसलिए ओमेगा की जगह 2 ओमेगा है, यहाँ भी 2 ओमेगा लिया है अपन ने। और अपन धारा के लिए जाते हैं कि भाई वोल्टता अपॉन
प्रतिरोध, तो यहाँ प्रतिबाधा है और प्रतिबाधा अपनी प्रेरणिक प्रतिबाधा संघटित की दोनों की है, इसलिए नेट अपन ने काम में लिया है और इससे अपने को समीकरण 3 प्राप्त हो जाती है। उर्मिका धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान अगर अपन निकालें तो उसको अपन आई डैश आर एम एस के द्वारा बताते हैं, जिसको अपन जानते हैं आर एम एस का मतलब रूट मीन स्क्वायर करंट का, तो इसलिए स्क्वायर कर दिया आई ए सी का, इसका माध्य ले लिया और इसका रूट ले लिया और वैल्यूज़ अगर रख दें अपन तो अपने को ये समीकरण 4 प्राप्त होती है। इस उर्मिका धारा के कारण ही संधारित्र जो C2 के सिरों के मध्य उर्मिका वोल्टता मिलती है, जिसको अपन ई ए सी इक्वल टू आई डैश आर एम एस सी इंटू C2 से बताया जा सकता है। आई डैश आर एम एस का मान अगर अपन रख दें तो अपने को समीकरण 5 जो है मिल जाती है, जो कि ई ए सी को बताती है। चूंकि C2 व आर एल समांतर क्रम में, अतः यही उर्मिका वोल्टता लोड आर एल पे भी अपने को मिलती है। हम जानते हैं बच्चों कि जो मतलब किसके लिए शन कैपेसिटर फिल्टर में जो उर्मिका वोल्टता का जो सीकर मान होता है उसका मान EMT/2RL/C से बताया जाता है। पहले के वीडियो लेक्चर्स में आपने ये देखा होगा। इसलिए यहाँ पे अपन ने ER/2 को अपन ने इस तरह से EMT/2RL/C से लिखा है, क्योंकि ER/2 इसलिए क्योंकि अर्ध तरंग जो दृष्टकारी है उसमें T का मान जो है 2π/ω और पूर्ण तरंग दृष्टकारी में T/π/ω, मतलब हाफ सर्किल काम आता है, तो इसलिए अपन ने इसको π/ω लिखा और इसको इक्वल टू किया अपन ने। और इस केस के अंदर अपन समीकरण जब 6 प्राप्त हो गई तो इससे अपन को दिष्ट वोल्टता अपन निकाल सकते हैं। दिष्ट वोल्टता का मान ED/E/ER/2 एक कांस्टेंट लाइन आती है और इससे अपने को समीकरण 7 अपने को मिल जाती है। उर्मिका वेक्टर जिसको कि अधिकांश तरह एग्जामों में निकाला जाता है, और यहाँ पे भी अगर उर्मिका वेक्टर निकालें अपन तो जिसको उर्मिका गुणांक भी कहते हैं, रिपल फैक्टर कहते हैं अपन, तो ये जो रिपल फैक्टर है या जो उर्मिका गुणांक है इसको R/EAC/EDC से बताते हैं। और अगर अपन समीकरण 5, 6, 7 की वैल्यूज़ इसके अंदर रख दें तो अपने को समीकरण 8 और समीकरण 8 में कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू इसको सॉल्व कर लें तो अपने को समीकरण 9 मिलती है। 8 से 9 में जाने पर अपन ये कह सकते हैं कि जो 4ω² LC2 का मान है वो 1 से बहुत बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे अपन ने इसको 1 को जो है नगण्य मान लिया, छोड़ दिया। तो ये जो समीकरण 9 है ये पाई सेक्शन फिल्टर के लिए रिपल गुणांक है और ये मान सबसे पहले जितने भी फिल्टर्स अपन ने पढ़े उन सबसे बेस्ट आता है। तो ये तो पाई सेक्शन का फिल्टर हो गया। इसी तरह से अब अपन आगे चलते हैं नए टॉपिक के लिए, वोल्टता नियमन क्या होता है और जेनेट द्वारा वोल्टता नियमन को अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखो, वोल्टता नियमन के लिए छात्रों कि वोल्टता नियमन का मतलब ये होता है, एक बेसिक चीज़ मैं बताऊं आपको, अपने पास जो भी घरों के अंदर वोल्टेज आती है या जो भी इक्विपमेंट्स में वोल्टेज आती है, अगर वो वोल्टेज ऊपर नीचे चलती है तो अपने इक्विपमेंट्स ख़राब हो सकते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं कि वोल्टता रेगुलेशन या वोल्टेज स्टेबलाइजर काम में लाया जाता है। पहले आपने देखा होगा कि टीवी के साथ या फ्रिजों के साथ वोल्टेज स्टेबलाइजर भी लगाना ज़रूरी होते थे, क्योंकि ये स्टेबलाइजर जो भी अपने पास जो वोल्टेज आ रही है उस वोल्टेज को कंट्रोल करता था। और स्टेबलाइजर में इनपुट तो वेरिएशन जा सकता है, लेकिन आउटपुट जो वोल्टेज वो देता था वो आउटपुट वोल्टेज एक कांस्टेंट वोल्टेज होती थी। इससे अपना जो एपरेटस है, चाहे वो टीवी हो चाहे फ्रिज हो या इसी तरह कोई दूसरे सेंसिटिव इक्विपमेंट्स हो, वो अपन बिजली से जलने से बचा सकते थे। तो इसलिए वोल्टता नियमन का मतलब आप समझ गए होंगे, एक स्थिर वोल्टता को प्राप्त करना। अब ये स्थिर वोल्टता को प्राप्त करने पे या किस प्रकार से मिलती है, इसको अपन प्रतिशत वोल्टता नियमन के द्वारा ज्ञात करते हैं और उसका एक फार्मूला बताया जाता है VNL - VFL/VFL × 100। VNL का मतलब होता है नो लोड और FL का मतलब होता है फुल लोड, जब परिपथ में कोई लोड नहीं है और जब परिपथ में फुल लोड है। तो निर्गत वोल्टता को अचर या स्थायी बनाए रखने के लिए प्रयुक्त विधि वोल्टता स्थायीकरण या नियमन कहलाती है। और ऐसे उपकरण को वोल्टता स्थायीकरण मतलब वोल्टेज स्टेबलाइजर कहते हैं। इस प्रकार के नियमन में जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। अब आप कहोगे कि वोल्टेज स्टेबलाइजर, जैसे मैंने भी बताया आपको कि वोल्टेज स्टेबलाइजर कैसे वोल्टेज को कांस्टेंट करता है, तो अगर वोल्टेज स्टेबलाइजर का इलेक्ट्रिक सर्किट देखें अपन तो वहाँ पे एक डायोड काम आता है जिसको नाम दिया गया है जेनर डायोड। वो बिल्कुल PN जंक्शन डायोड के ही तरह होता है, लेकिन उसकी कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है। ये जेनर डायोड
जो आउटपुट वोल्टेज है उसको एक कांस्टेंट के रूप में निकालता है, और जो भी वेरिएशन होता है वो खुद सहन कर लेता है, लेकिन आउटपुट को एक कांस्टेंट वोल्टेज की तरह बाहर निकालता है ये। तो यहाँ अब इसलिए चूंकि जेनर डायोड बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया किसी भी स्टेबलाइजर के लिए, तो इसलिए सबसे पहले अपन जेनर डायोड के बारे में बात करते हैं। तो छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि जो सिंपल जो जंक्शन डायोड होते हैं, अगर उनको पश्च अभिनति में लगाया जाए तो उसका सर्किट मैंने यहाँ चित्र 1 के अंदर बताया है, जहाँ P को माइनस से और N को प्लस से जोड़ा जाता है। और पश्च अभिनति और अग्र अभिनति का अगर डायोड, सिंपल पीएन जंक्शन डायोड का अगर ग्राफ खींचे तो ये ग्राफ चित्र 2 में बताया है। अग्र अभिनति में तो अपन जानते हैं जैसे जैसे जो भारी वोल्टता बढ़ाते हैं तो करंट का मान भी बढ़ता है, लेकिन पश्च अभिनति के अंदर वोल्टेज अगर बढ़ाते हैं तो करंट लगभग कांस्टेंट रहती है, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ये करंट एकदम से बढ़ती है, और इस प्रभाग को जिसमें ये करंट बढ़ती है, जिस वोल्टेज पे ये करंट बढ़ती है उसको जेनर वोल्टेज, और उस प्रभाग को अपन भंजन या ब्रेकडाउन रीजन के नाम से अपन जानते हैं। तो ये ब्रेकडाउन रीजन क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, और यही यहाँ जो ये डायोड काम करता है इसको अपन जेनर डायोड कहते हैं। तो इसके बारे में अपन ये कह सकते हैं कि सामान्य डायोड भंजन प्रभाग में कार्य नहीं करते हैं, अतः इसमें सिलिकॉन से निर्मित जो डायोड काम में लाए जाते हैं, जिनको जेनर डायोड कहते हैं, उनको काम में लेते हैं, और जिनका उपयोग वोल्टता नियंत्रण के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य डायोड यहाँ काम नहीं करते। ये स्पेशल बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। पीएन संधि डायोड को बनाते वक्त पीएन संधि पर आवेश वाहकों का जो घनत्व परिवर्तन है वो एकदम से होता है, और बहुत पतली अवक्षय परत अपने को प्राप्त होती है। इस पतली परत के कारण उच्च तीव्रता का विद्युत क्षेद उत्पन्न हो जाता है, और उच्च तीव्रता का जब विद्युत क्षेद उत्पन्न हो जाता है तो उत्क्रम बायस में एक सुरंगन प्रभाव उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस सुरंगन प्रभाव में से होना चालू हो जाता है। पीएन संधि डायोड में इस सुरंग प्रभाव होने की घटना को ही अपन जेनर प्रभाव के नाम से जानते हैं। सुरंग का मतलब है जैसे कि कोई सुरंग बन जाती है और उसमें से कोई चीज़ पास हो जाती है, इसी तरह से इस जो जेनर डायोड है, तो चूंकि बहुत पतली अवक्षय परत होने के कारण विद्युत क्षेद की तीव्रता भारी वोल्टेज बढ़ाने से बहुत अधिक बढ़ जाती है, और इससे एक सुरंग बन जाती है, और उससे अपन आराम से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें से पास होके अपन संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचना चालू हो जाते हैं, इसलिए करंट अपने को बहुत एकदम से तेज़ मिल जाती है। ये तो बात हुई जब जेनर डायोड में पतली परत बन रही है, लेकिन अगर इसी जेनर डायोड में पतली परत की जगह अगर अवक्षय परत की मोटाई अधिक हो तो क्या होगा? उस केस में भी अपने को जो एवेलांस प्राप्त होता है उसको अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें भंजन प्रभाव तभी होता है यहाँ उच्च तीव्रता के विद्युत क्षेद के कारण कुछ सहसंयोजी आबंध टूटने लग जाते हैं। किस केस के अंदर? अगर अवक्षय परत की मोटाई ज़्यादा है तो क्या होने लग जाते हैं? जो बॉन्ड्स बने होते हैं इसके अंदर, अपन जानते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर बॉन्ड्स में वो सहसंयोजी आबंध टूटने लगते हैं, और इनसे मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन और होल संगत प्रक्रिया द्वारा और अधिक संख्या में होल व इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने लगते हैं। मतलब ये हुआ कि एक बार इलेक्ट्रॉन होल पैदा हो गए और वो फिर दूसरे औरों से बंधों से टकराते हैं, उसमें से और इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने लगते हैं। इस प्रकार से एक तरह से अपन कहें कि इनकी एक चेन चालू हो जाती है, जिसको अपन चेन रिएक्शन भी कह सकते हैं यहाँ पे, और उत्क्रम धारा का जो मान है वो अचानक बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को अपन छात्रों एवेलांस भंजन के नाम से जानते हैं। ऐसे डायोड जिनमें सुरंगन प्रभाव या एवेलेंसन प्रभाव होता है उन्हें ही हम जेनर डायोड कहते हैं। चाहे अवक्षय परत का मान पतला हो चाहे मोटा हो, दोनों ही प्रभावशाली है। भंजन प्रक्रिया एक निश्चित उत्क्रम बायस वोल्टता Vz पे ही होती है, जिसको जेनर वोल्टता के नाम से कहते हैं। तो जेनर डायोड द्वारा वोल्टता का स्थायीकरण करने के लिए एक छोटा सर्किट यहाँ मैंने बनाया है आपको, और इस सर्किट के अंदर देखो आप रेजिस्टेंस R है, अनियमित वोल्टता दे रहे हैं इसको स्टार्टिंग में, जिसको Vi से बताया है। करंट इसमें I दे रही है, और एक जेनर डायोड लगाया है। जेनर डायोड के समांतर क्रम में लोड लगाया है RL। जेनर डायोड में से जो धारा बह रही है उसको माना IZ, और लोड में से बहने वाली धारा को IL है, और जो आउटपुट वोल्टेज मिल रही है जिसको अपन Vz बोल रहे हैं वो नियमित वोल्टता के रूप में अपन इसको कह सकते हैं। जेनर डायोड पश्च बायस में लगाया जाता है। Vi का मान अपन देखें तो Ri प्लस Vz के द्वारा बता सकते हैं। Vz का मान समीकरण 1 से निकाल सकते हैं। धारा जो टोटल है वो I धारा IZ प्लस IL के द्वारा बताई जा सकती है, इससे IZ का मान निकाला जा सकता है।
और इस समीकरणों का अगर अपन उपयोग करें तो यहाँ पे समीकरण 4 द्वारा अपन कैपिटल R का मान निकाल सकते हैं जो इनपुट रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर लगाया गया है। यहाँ एक बात मैं बता दूँ, यहाँ 0.2 आई मैक्सिमम का मतलब ये हुआ, मतलब कोई भी जेनर डायोड जो बनाया जाता है वो अपनी क्षमता का 20% ऊपर नीचे सहन कर सकता है। मतलब ये बता दें कि जेनर डायोड, मान लो कोई जेनर डायोड है वो 100 वोल्ट अगर उसके लिए बनाया गया है 100 वोल्टेज के लिए, तो वो 120 वोल्ट से 80 वोल्ट से 120 वोल्ट तक के वेरिएशन को वो कंट्रोल कर पाएगा। इसलिए ये आई मैक्सिमम का 20% कंट्रोल करता है, इसलिए इसको 0.2 आई मैक्सिमम कहते हैं। तो ये जेनर डायोड के लिए जो रेजिस्टेंस है उसको अपन काम में लेके बता सकते हैं। छात्रों, ये तो बात हुई जेनर डायोड की। इसी में एक और छोटा टॉपिक है जिसको मैं बता दूं, जिसको वोल्टेज मल्टीप्लायर के रूप से अपन जानते हैं, वोल्टा गुणक के रूप से अपन जो है ना इनको समझाते हैं। अब ये आप कहोगे कि वोल्टा जो गुणक है, ये वोल्टा गुणक क्या होता है? वे दृष्टकारी परिपथ जिनके द्वारा प्रत्यवर्ती वोल्टा के सीकर मान वीपी को गुणक के रूप में 2Vp 3Vp 4P दिस वोल्टा पर निर्गत प्राप्त करते हैं, उसको अपन वोल्टा गुणक कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, वोल्टा गुणक वोल्टा द्विगुणक भी होता है, वोल्टा त्रिगुणक भी होता है, वोल्टा चतुर्गुणक भी होता है। मतलब अगर अपने पास मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज का जो सीकर मान है वो Vp है, और अगर इसको डबल कर लिया जाए किसी सर्किट के द्वारा तो वो अपन को उसको अपन वोल्टा द्विगुणक कहते हैं। अगर इसका 3 कर लिया जाए, 3 गुणा कर ले, Vp से 3Vp मिल जाए अपने को, तो उसको अपन वोल्टा त्रिगुणक के वोल्टेज टिपलर के नाम से जाने जाते हैं। ये जो सारे सर्किट हैं, ये चाहे वोल्टेज डबलर हो, वोल्टेज टिपलर हो, वाटर क्वार्टरपोल हो, ये कैथोड रे ट्यूब में, टेलीविज़न सेट में, कंप्यूटर्स में, ऑक्सिलोस्कोप्स में, इन सब के अंदर सर्किटों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इन सर्किटों की अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें अपन, तो जैसे चित्र 1 जो है वो ये डबलर के लिए है और ये अर्ध तरंग वोल्टा के लिए है, और चित्र 2 जो है पूर्ण तरंग वोल्टा के लिए। यहाँ मैं आपको एक बेसिक प्रिंसिपल समझा दूँ छात्रों कि अगर, चूंकि अपन जानते हैं कि कोई भी ऐसी इनपुट आती है तो उसकी हाफ साइकिल प्लस में चलती है, हाफ साइकिल माइनस में चलती है, तो प्लस माइनस चल के फिर एक साइकिल बनती है वो पूरी। अगर अपन ये कहें कि इस सर्किट में देखो आप चित्र 1 में कि P और Q 2 पॉइंट लिए हैं, अगर मान लो कि एक बार ये P पॉइंट अगर अब Q पॉइंट अगर पे पॉजिटिव साइकिल लग रही है तो P पॉइंट पे नेगेटिव साइकिल लगेगी। जब Q पॉइंट पर पॉजिटिव साइकिल लग रही है उस केस में जो डायोड D1 है वो अग्रविनति में हो जाएगा, और इसके अग्रविनति में हो जाने के कारण करंट फ्लो होगी, और जो C1 है वो चार्ज होगा, और चार्ज होने पे मैक्सिमम जो वोल्टेज प्राप्त कर सकता है माने कि Vp वो ले लेगा वो। लेकिन सेकेंड हाफ साइकिल के अंदर अगर अपन देखें कि जो Q पॉइंट है वो नेगेटिव पे पहुंच गया, P पॉइंट पॉजिटिव पे हो गया, तो इस केस में D1 जो डायोड है वो तो पश्चविनति हो गया, तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन जो D2 डायोड है वो अग्रविनति में हो जाएगा, क्योंकि D2 पे प्लस लग गया अपने पास, और इस वजह से ये होगा। तो जो AC आ रही है उसकी मैक्सिमम वोल्टता कितनी थी? Vp, और C1 से Vp और मिल गई, तो इसलिए जो ये अपने पास C2 वाला संधारित्र है ये 2Vp से आवेशित हो जाएगा। ये साइकिल, और ये एक ही साइकिल में नहीं आवेशित होता है, ये बहुत सारी साइकिलें चलती हैं तब जाके आवेशित होता है। और इसके समांतर क्रम में अपन ने लोड लगा रखा है RL, इसलिए जो C2 पे उत्पन्न हुई है वोल्टता 2Vp, और वही वोल्टता अपने को लोड पे भी मिलेगी। इस तरह से अपन कह सकते हैं ये वोल्टेज डबलर का काम करेगा। ये प्रिंसिपल पूर्ण तरंग दृष्ट वोल्टता में भी काम में लेते हैं अपन, यही प्रिंसिपल वोल्टता त्रिगुणक में भी काम में लेते हैं। और त्रिगुणक में चूंकि 3 डायोड है, 3 कैपेसिटर है, तो ट्रिपल हो जाते हैं वो। और 4 वोल्टता चतुर्गुणक वोल्टेज क्वाड्रापोल के अंदर आप देखोगे सर्किट के अंदर कि 4 कैपेसिटर्स है और 4 डायोड है, तो ये डायोड अपने काम करते हैं। और हर डायोड जैसे Vp से, हर कैपेसिटर Vp से चार्ज होता है, तो पहले Vp से चार्ज होते हैं, फिर 2Vp से चार्ज होते हैं, और फिर मिलके अपने को 4Vp मिलता है, जैसे कि यहाँ अपने को सर्किट के अंदर बताया है। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल्स है वोल्टेज मल्टीप्लायर के। तो अपन ने देखा कि डबलर, ट्रिपलर और क्वाड्रपोल ये किस तरह से प्राप्त होते हैं। ये बच्चों प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है, ये 3rd ईयर के बच्चों के लिए प्रैक्टिकल है कि किस तरह से इनपुट वोल्टेज अगर अपने पास मैक्सिमम Vp है तो किस तरह से अपन 2Vp प्राप्त कर सकते हैं, 3Vp प्राप्त कर सकते हैं, 4Vp प्राप्त कर सकते हैं। मतलब किस तरह से वोल्टेज मल्टीप्लायर का ऑपरेशन अपन समझ सकते हैं। तो आज के लिए छात्रों इतना ही है। अगले
चैप्टर के अंदर आपको मैं नई चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। और ये अपने पास इसका जो यूनिट है, ये इस यूनिट के अंदर जो इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स थे वो सारे मैंने आपको यहाँ करवाए हैं।